स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फिफ्टी डी पढ़ने बेटा। चलो लिखो इसमें। सेक्शन क्या है ये? वेयर सेल कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए, सेल कंसिडरेशन आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे किसी वजह से भी, तो उस केस में किस तरह से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा वो सेक्शन 50D बताएगा। तो ये सेक्शन क्या बोलता है बच्चों? FMV of such assets as on the date of transfer shall be full value of consideration, shall be full value of consideration। जो एफएमबी होगा वो क्या मान जाएगा? आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। एफएमबी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहीं लिख लीजिए ताकि ये बात समझ में आ जाए आप लोगों को। देखो बेटा, ये है एक हाउस। ये जो हाउस है बच्चों, इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख है, और एक दूसरा हाउस इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख है। इस हाउस की फेयर मार्केट वैल्यू 65 लाख और इस हाउस की फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख। ये मिस्टर ए का हाउस है, ये मिस्टर बी का हाउस है। देखो अब हुआ क्या, ये हाउस बेटा दिल्ली में है, ये हाउस मुंबई में है। अब इन दोनों ने क्या किया, अपना हाउस तो इसे ट्रांसफर कर दिया और बदले में इसका हाउस ले लिया। मतलब मिस्टर ए ने अपना दिल्ली वाला मुंबई को दे दिया और मुंबई वाला दिल्ली वालों को ले लिया। अब इस केस में बेटा क्योंकि एक्सचेंज हुआ है, ये है ना, ये एक्सचेंज हुआ है, तो एक्सचेंज के केस में किस तरह से हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे। तो लो तो बिल्कुल एक साफ एक लाइन में बोलता है कि जो भी एफएमबी होगा ऑफ द सच एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ये इनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो आओ बच्चों, इसको हम इस एंगल से देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं दिल्ली वाले भाई की बात करूं, मिस्टर ए, मिस्टर ए के हाथ में कैपिटल गेन कैसे आएगा बताओ? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन कितनी होगी मिस्टर ए के हाथ में, कि जो एसेट उसके पास आ रहा है। बेटा सेल कंसिडरेशन क्या होता है, जो बदले में मुझे मिले वही तो होता है ना। तो ये जो एसेट्स आपको नजर आ रहा है बेटा उसके एफएमबी, ये देखो ये वाला, इसके एफएमबी है ना। इसको कलर दूसरा करने दो यार। कितनी है 70 लाख, इसमें से लेस कर देंगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ बच्चों इस मकान का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 50 लाख का। तो 20 लाख क्या आ गया आपका, 20 लाख क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों लिखा मैंने ये, हाँ जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ऊपर मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा हुआ है ना। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन किसका, मिस्टर बी का। मिस्टर बी कैपिटल गेन, तो मिस्टर बी का कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा बच्चों। बताओ बी के हाथ में कितना होगा, जो एफएमबी है, जो आया बेटा वही तो होता है, तो एफएमबी आपको मिला है, बताओ कितना है ये, 65 लाख। लेस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख, तो 5 लाख क्या रह गया आपका, 5 लाख क्या है बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जब कोई एसेट्स आपको एक्सचेंज में मिलता है, तो ये इन केस ऑफ एक्सचेंज चल रहा है बेटा, एक्सचेंज केस में किस तरह से कैपिटल गेन निकलता है वो मैंने आपको बता दिया, कि जो एसेट्स आपके पास आ रहा है उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें देखना होता है एक्सचेंज के केस में। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 51, एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड, कि जो एडवांस मनी मिली है बच्चों उसको फॉरफिट अगर हम कर लेते हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, सेक्शन 50 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। क्लास में हो या नहीं हो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आज कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं आज क्लास में, 6। सेक्शन 50D में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। एक डाउट आया है, क्लियर है सर, अगर सर अगर किसी की कोस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा हो जाए दूसरे घर से एफएमबी से, तो बेटा लॉस हो जाएगा, उसमें क्या है, उसमें लॉस हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मान लो यहां पर हो जाए कितना 70 हो जाता तो 5 लाख का लॉस हो जाता।
उसमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए, एडवांस मनी फॉरफिटेड लिखिए बच्चों, पहले इसका लिखते हैं फिर समझाता हूं इसको मैं। एनी एडवांस मनी फॉर फ्यूचर ऑन और आफ्टर 1/4/2014 shall be taxable in the year of forfeiture under income from other sources। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 था बच्चों, पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं हम। इफ एनी एडवांस मनी forfeited by SSC before 1/4/2014, then it shall be reduced from cost of acquisition। और यहां पर जो वर्ड एसएससी यूज किया है ना मैंने, इसका मतलब है प्रेजेंट ओनर। इसका मतलब है प्रेजेंट ओनर। ठीक है, एक छोटा डायग्राम बना लो फिर समझाता हूं पूरी कहानी। ये बच्चों एक डेट है 1/4/2014। अगर इस डेट के बाद में एडवांस मनी फॉरफिटेड होती है, इस डेट के बाद, तो ये जो एडवांस मनी होगी, ये जो एडवांस मनी होगी बच्चों, ये कहां चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, और अगर इस डेट से पहले कोई एडवांस मनी फॉरफिटेड होगी, इस डेट से पहले,
तो ये जो मनी होगी बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाएगी। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई सारी की सारी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाएगी। अब देखो इसको एक अलग एंगल से देखते हैं। जल्दी बताओ, आपने लिख लिया क्या ये? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब देखो बच्चों, ये एक मकान है जो मुझे ये नोट नहीं करना बेटा, ये नोट नहीं करना आपको। मुझे सोल्ड करना है बच्चों, इसे मुझे सोल्ड करना है। तो सोल्ड करना है मुझे मिस्टर ए को। तो सोल्ड करने से पहले बेटा एक टोकन मनी मिलती है, एडवांस मनी मिलती है। तो मिस्टर ए ने मुझे एडवांस मनी दिया, और मान लो ये मकान मुझे 40 लाख का बेचना था, तो मिस्टर ए ने मुझे 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया। बाकी का जो 38 लाख था वो मुझे वो आफ्टर 6 मंथ पे करने वाला था, ठीक है ना? तो वो मुझे आफ्टर 6 मंथ वो नहीं पे कर पाया, ये 2 लाख रुपए पे नहीं कर पाया, 38 लाख रुपीज। तो मैंने इस मनी को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो अब ये मनी का होगा क्या सर? अब कहते हैं जो मनी आपने जो फॉरफिट की है, ये 1/4/2014 से पहले की है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर देना। और 1/4/2000 के बाद की है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। बस इतना ही है बेटा। अगर इस डेट से आपने पहले कर ली, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देगा बिफोर इंडेक्सेशन। बिफोर इंडेक्सेशन होगा बच्चों, ये लिख लो, यहां पर नहीं लिखा तो मैंने, बिफोर इंडेक्सेशन। ठीक है, और अब इस पे एक लिखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ये बात समझ में आएगी नहीं। तो लिखो बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम्पल। मिस्टर ए के पास एक हाउस है बच्चों। इस हाउस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बच्चों 20 लाख। 1/8/2012 में इसको परचेज किया। ठीक है, अब इस हाउस को बेचने के लिए 1 जनवरी 2013 को एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को ये मकान बेचना है, उसके लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, इस डेट को, इस डेट को इनको 5 लाख रुपीज एडवांस दे दिया। इस डेट को 5 लाख रुपीज क्या कर दिया, एडवांस दे दिया। और
ये एडवांस जो है बच्चों, ये जो एडवांस आपको नजर आ रहा है, ये फॉरफिट हो गया क्योंकि एग्रीमेंट फेल हो गया। क्या मैं इसको लिखूं वर्ड में, या ऐसे काम चल जाएगा बच्चों? ये एडवांस फॉरफिट हो गया। अब हुआ क्या बच्चों, फिर से इस मकान को बेचने के लिए फिर से एक एग्रीमेंट हुआ है। इस बार 1/7/2018 को हुआ। एग्रीमेंट सेल फॉर सी, और इस पर एडवांस दिया है, मिस्टर सी ने एडवांस दिया है 6 लाख रुपए। और ये एडवांस में क्या हो गया बच्चों, फॉरफिट हो गया। अब कुछ समय बीता, अब की बार 1/8/2020 को हाउस सोल्ड हो गया 45 लाख में। कैलकुलेट कैपिटल गेन। आपको कैपिटल गेन बताना है बच्चों। आइए बनाते हैं कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन। सबसे पहले बताओ बेटा, प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? बताओ, मकान एक्चुअल में बिका कब है? ये बिका आपका 1/8/2020 को, है ना? इस दिन तो एडवांस आया था, इस दिन भी एडवांस आया था 3 दिन को, तो ये बिका 1/8/2020 को। तो प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा आपका? 2021। बताओ बच्चों, कितने में बिका है ये मकान? ये मकान बिका है आपका 45 लाख में। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस, तो नेट कंसिडरेशन कितना हो गया आपका? 45 लाख हुआ। लेस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब चेक करो बच्चों, क्या कोई एडवांस 1/4/2001 से पहले का है क्या? क्या इस डेट से पहले का कोई एडवांस है क्या आपका? चेक करो बच्चों। हाँ सर, ये देखो 1/3/2013 का एडवांस है, 1/3/2013 का एडवांस है। तो ये एडवांस क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 5 लाख, किसमें से? कॉस्ट में से। तो बताओ कॉस्ट कितना है इसका? 20 लाख का कॉस्ट है, 20 लाख का कॉस्ट माइनस 5 लाख का एडवांस। ये एडवांस है बच्चों जो माइनस हो गया। बताओ माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये कौन सी डेट को आया है? 1/4/2004 से 14 से पहले। तो ये जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। बेचा कब एसेट्स को? करंट ईयर का इंडेक्स 301 है। परचेज कब किया? 12/13। 12/13 का इंडेक्स कितना है आप बता दोगे क्या मुझे?
कोई रिप्लाई कर सकता है क्या? रिया बेटा कोई रिप्लाई रिप्लाई कर दो बेटा, आप ही करोगे और तो कौन करेगा? मेरे हिसाब से 2 12 13 का इंडेक्स कितना होना चाहिए? नहीं करेंगे कोई भी। चलो बेटा मैं ढूंढ लेता हूं। ये रहा 12 13 का इंडेक्स बच्चों, ये रहा 200। ठीक है भाई, 200। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 200। तो ये आ रहा है बेटा 22,57,500 लेस 45 लाख। तो कैपिटल गेन तो आपका आ गया बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपका है 22,425,00। ठीक है। और अगर एक और बात करें हम, प्रीवियस ईयर 18-19 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आई होगी आपकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्रीवियस 18-19 में कौन सी बेटा जो एडवांस मनी फॉरफिट हुई है? ये 6 लाख आपका यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 6 लाख आपका यहां पर चला जाएगा। बताओ बच्चों, क्या आपको एडवांस मनी फॉरफिट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? इतना ही है बस, ये जो मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा, आप तो रिप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि आज तो नाराज होके बैठे हैं आप मेरे से। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे नाराज होके कहाँ जाओगे बेटा? डाउट तो मैं ही बताऊंगा तुम्हें। लिखो अगला सेक्शन। सेक्शन 50B। और इस सेक्शन में लगाना ट्रिपल स्टार। एग्जाम में इसको बहुत पूछते हैं बच्चों। इसको नाम भी दिया गया है एक, सलम सेल। सलम का मतलब समझते हो आप? सलम एरिया होता है ना, झुग्गी झोपड़ियां जहां होती है, सलम को हिंदी में कहते हैं झुंड। कि जब किसी एसेट्स को आप झुंड में बेचते हो, एक साथ पूरी बेचते हो, तो उसे हम सलम सेल बोलते हैं। सर एक साथ मतलब क्या, कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी एसेट्स हैं। अगर आप इसे इंडिविजुअल बेच रहे हो अलग अलग, तो ये नॉर्मल सेल है। पर सभी एक साथ बेच दिया आपने, कि बता भाई सारी सारी ले ले, ये इतना कंसिडरेशन पे कर देना पूरे एसेट्स का, मतलब किसी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर आपने इंडिविजुअली वैल्यू असाइन नहीं की है।
किसी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर आपने इंडिविजुअल वैल्यू असाइन नहीं की तो उसे हम बोलते हैं स्लम सेल। नॉर्मली क्या होती है, जब कोई कंपनी बिकती है ना, जब कोई कंपनी बिकती है तो वहां लगता है स्लम सेल कंसेप्ट। तो पहले 2 लाइनें लिखते हैं इसके बारे में। देखो, स्लम सेल मीन एसएससी ट्रांसफर entire undertaking oblique division for lump sum consideration without assigning value oblique selling price to individual assets। कि आप अलग अलग एसेट्स पर आप क्या नहीं कर रहे, असाइन नहीं कर रहे वैल्यू को। आप लिखो इसको एक बार, 1 सेकंड के लिए लिखो, आ रहा हूं। कहाँ स्पेस में साइन कैसे होता मुझे नहीं आता, अगर मैं कर देता साइन। क्या बोल रहे हैं? There is not sufficient to continue, space to continue. उसका साइन कैसे हो रहा है, मुझे 5 मिला नहीं, मैंने मतलब पति तो की थी। तो क्लास का टाइम हो रहा था, मैंने कहा वो आएंगे तो ही कर देंगे। साइन तो नहीं, सेटिंग code इसमें होती है दिस पीसी ये वीडियोस फोल्डर है इसमें। क्लास हो गई क्या? आप कर दो, कर देंगे जैसे 5 मिनट पहले लिख रहे थे बच्चे। कटी क्लास क्या? आज के लिए नहीं, यहीं तक रखते हैं बेटा, कल आगे बढ़ाएंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, बाय।